नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। आगाज सुर्खियों के साथ सुमेरा खान बताएंगी। चुनाव से एक साल पहले एबीपी न्यूज पर उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल, यूपी में मायावती की पार्टी बहुमत के करीब। राजन सिंह बताएंगे, भारत माता की जय न कहने पर ओवैसी की पार्टी के विधायक कांग्रेस के प्रस्ताव पर विधानसभा से निलंबित। गणेश ठाकुर बताएंगे, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम, पेट्रोल 3 रुपए 7 पैसे और डीजल 1 रुपए 90 पैसे महंगा। विकास भदौरिया बताएंगे, लंदन के मैडम टूसॉड्स में म्यूजियम में लगेगा प्रधानमंत्री मोदी का पुतला, पिछले महीने लिया गया नाप। मगर आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की जो ओपिनियन पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो है ये तस्वीर। समाजवादी पार्टी 228 से 80 पर जाती दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक, और बीएसपी सबसे आगे 185 सीटें बीएसपी को मिल रही हैं और बीजेपी 120 पर पहुंच रही है, बीएसपी से पीछे है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी 13 पर ही, अन्य के खाते में 5। वोट शेयर किसका कितना है, अभी जो ओपिनियन पोल हमने किया उसके मुताबिक देखिए, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 23% है, बीएसपी का वोट शेयर देखिए उससे कितना आगे, 31% वोट शेयर बीएसपी का, बीजेपी और उसके सहयोगियों का 24%, कांग्रेस प्लस का 11% और अन्य का भी 11%। ये है वोट शेयर। क्या है बड़ी बातें ओपिनियन पोल की, जो बड़ी तस्वीर हमने आपको दिखाई है, आइए वो बता देते हैं। बड़ी बात, यूपी में मायावती की वापसी का अनुमान साफ तौर पर इस ओपिनियन पोल से 185 सीटों के साथ बीएसपी बहुमत के बहुत करीब, यानी 202 के बहुत करीब है। यूपी में बीजेपी को 120 सीटें मिलने का अनुमान, लेकिन बहुमत से काफी दूर फिलहाल बीजेपी दिखाई दे रही है। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी, सिर्फ 80 सीटें मिलने का अनुमान है। 228 मिली थी 2012 में, फिलहाल सिर्फ 80 सीटें मिलती दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। यूपी में कांग्रेस का पहले से भी बुरा हाल दिखाई दे रहा है, सिर्फ 13 सीटें ही मिलने का अनुमान है। 29 सीटें मिली थी 2012 में, लेकिन अब कहीं नीचे कहीं पीछे 13 सीटें ही मिलने का अनुमान फिलहाल दिखाई दे रहा है। यूपी में सीएम के लिए पहली पसंद कौन? विपक्ष में मायावती सबसे ज्यादा पसंदीदा लोगों की, 31% लोगों की पसंद मायावती है। सीएम के लिए पहली पसंद मायावती 31% लोगों के हिसाब से। अखिलेश यादव मौजूदा मुख्यमंत्री 30%, वरुण गांधी 7%, स्मृति ईरानी 4%, प्रियंका गांधी 2%। मायावती अभी विपक्ष में हैं, लेकिन अखिलेश के मुकाबले ज्यादा लोग उन्हें सीएम देखना चाहते हैं। ये अच्छी खबर नहीं है अखिलेश यादव के लिए। लेकिन अखिलेश का काम लोगों को कैसा लगा? 4 साल में अखिलेश सरकार का काम कैसा लगा? देखिए, बहुत अच्छा लगने वालों की संख्या बहुत कम है, सबसे कम है। सिर्फ 7% लोगों को बहुत अच्छा लगा है, 25% लोगों को अच्छा लगा है, यानी कि अच्छा बहुत अच्छा 32% समझ लीजिए। औसत 29%, खराब बहुत खराब 34% पहुंच रहा है, खराब 23%, बहुत खराब 11%। इस लिहाज से जो बड़ी पिक्चर है वो ये है कि यूपी में 32% लोगों ने अखिलेश के काम को अच्छा बहुत अच्छा कहा, यानी कि वो संतुष्ट हैं, जबकि 34% लोगों ने खराब या बहुत खराब कहा है। ओवैसी विवाद पर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई। भारत माता की जय नहीं बोलने पर एमआईएम के विधायक वारिस पठान को विधानसभा सत्र से किया निलंबित। वारिस पठान ने एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी के बयान का समर्थन किया था। इस पर भड़की बीजेपी शिवसेना ने सत्र से उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर कांग्रेस समेत बाकी दलों ने मुहर लगा दी। एक नारे से हमारी देशभक्ति का आंकलन मत करिए। ये देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। एक नारे से हमारी देशभक्ति का आंकलन मत करिए। ये देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इसे देश का अपमान बताकर शिवसेना वारिस पठान को पूरे समय के लिए निलंबित करने की मांग कर रही है। राज्यसभा से विदाई भाषण में ओवैसी पर बरसे जावेद अख्तर, बताया मोहल्ले का नेता। जावेद अख्तर का 6 साल का राज्यसभा का कार्यकाल आज खत्म हो गया है। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत ये है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना, नहीं कहना। इसलिए
कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओवैसी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो भारत माता की जय किसी भी कीमत पर नहीं बोलेंगे। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश भर के छात्रों को भारत माता की जय बोलने की आदत डालने का सुझाव दिया था। पठानकोट हमले और पाकिस्तान पर भारत की नीति को लेकर एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज संसद में सरकार से कई सवाल पूछे। सही है डिफेंस मिनिस्टर साहब कि पठानकोट में 12 घंटे तक एनएसजी एक एम्प्टी बिल्डिंग पर फायरिंग कर रही थी और बाद में मालूम हुआ कि बिल्डिंग खाली थी। यूनिट सेटअप टू एलिमिनेट टेररिस्ट was brought into open, leaking every information, demoralizing the forces. I can quote more instances when military intelligence has been sacrificed at the altar of political goals. 1 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाल साबित हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान आतंकी सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का एक स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेने का आरोप संसद में भी गूंजा। सीपीएम ने संसद के कमेटी से जांच की मांग की। राज्यसभा में ये हंगामा उस स्टिंग को लेकर हो रहा है जिसके जरिए टीएमसी के कई सांसदों और नेताओं पर एक कंपनी को फायदा देने के बदले में पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। स्टिंग में टीएमसी के 12 नेताओं पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। इसमें टीएमसी सांसद मुकुल रॉय, सुल्तान अहमद और शौकत रॉय जैसे बड़े नाम शामिल है। Our members have been caught taking money, So you order a House committee investigation or the government orders an investigation. You decide. Why is the government not responding? পুরোটাই কনস্পিরেসি, পুরোটাই ষড়যন্ত্র, পুরোটাই পশ্চিমবাংলার নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা, কিন্তু এতে তো কিছুই লাভ হবে না। ইলেকশনের আগে আপনি টাকা নিয়েছিলেন মানুষকে এইভাবে অপমান করবে, বুঝলে? पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले तृणमूल नेताओं पर कथित आरोप ने सीपीएम के हाथ बड़ा मुद्दा दे दिया है। 9 फरवरी को जेएनयू में लगे भड़काऊ नारे लगाने का दोषी नहीं है कन्हैया। रिपोर्ट के मुताबिक नारे लगाने वाले बाहरी थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाहरी लोगों को कैंपस में ऐसा करने दिया गया। प्रशासन की बात नहीं मानी गई। कन्हैया जिस छात्र संघ का अध्यक्ष है उसके बारे में जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि छात्र संघ के पदाधिकारियों में से किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उनका बर्ताव सही नहीं था। 11 मार्च को सौंपी गई इस रिपोर्ट के आधार पर ही 21 छात्रों को नोटिस दिया गया है। उधर कन्हैया की जमानत रद्द करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस को भेज दी है, जिस पर कल विचार होगा। जेएनयू में दिखाई जाएगी अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म। अनुपम खेर ने आरोप लगाया था कि उनकी फिल्म को जेएनयू कैंपस में दिखाने से रोका जा रहा है। जेएनयू में अनुपम खेर की फिल्म बुद्धा स्ट्रक इन अ ट्रैफिक जैम की स्क्रीनिंग को मंजूरी मिल गई है। ये फिल्म परसों यानी 18 मार्च को दिखाई जाएगी। फिल्म में जेएनयू की तरह ही एक कैंपस की कहानी दिखाई गई है। जेएनयू पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने का आरोप लगाते हुए खेर ने कहा था कि उन्हें बताया गया है कि जेएनयू अपने परिसर के वर्तमान माहौल के मद्देनजर इस फिल्म को दिखाने की इजाजत नहीं दे सकता। अनुपम खेर के आरोपों को जेएनयू पहले ही खारिज कर चुका है। अनुपम खेर हाल ही में बीजेपी का कई मौकों पर समर्थन करते नजर आए हैं, जबकि जेएनयू बीजेपी विचारधारा के उलट वामपंथी विचारधारा के लिए जाना जाता है। पत्रकार पुष्प शर्मा ने आरटीआई की जानकारी के हवाले से मोदी सरकार पर मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया है। हालांकि आयुष मंत्रालय ने आरटीआई को फर्जी बताते हुए कोटला मुबारकपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। ये है पुष्प शर्मा, जिन पर फर्जी आरटीआई के आधार पर खबर छापने का आरोप लगाया था। उनसे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। मामला पिछले साल जून में हुए विश्व योग दिवस से जुड़ा है। पुष्प शर्मा ने विश्व योग दिवस पर मुस्लिम ट्रेनरों को विदेश भेजने की जानकारी मांगी थी। शर्मा के मुताबिक जवाब में लिखा गया कि सरकारी नीति के मुताबिक एक भी मुस्लिम को बतौर ट्रेनर नहीं भेजा गया है। इसी के आधार पर उन्होंने 11 मार्च को मिली गजट नाम के एक वेब पोर्टल पर खबर भी छाप दी और मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। आयुष मंत्री श्रीपाद नायक के मुताबिक पत्रकार ने आरटीआई के जिस हिस्से का हवाला दिया है वो फर्जी है।
सोनिया गांधी की फिसल गई जुबान, कहा यूपीए के 2 साल रहे नाकाम, पूरे नहीं किए वादे। दरअसल उन्हें यूपीए की जगह एनडीए बोलना था। Now, as I just said, almost 2 have passed. We have seen nothing, no effort at all has been made by the UPA government, and I believe that you also have asked the Prime Minister for an appointment. He seems to be scared even to meet you. यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का नाम था, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज होगा महिला उत्पीड़न का मामला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की पूर्व कार्यकर्ता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस को दिया कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश। आम आदमी पार्टी की पूर्व कार्यकर्ता ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत देकर कुमार विश्वास के खिलाफ बदसलूकी और उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। शिकायतकर्ता महिला का आरोप था कि उसके साथ कुमार विश्वास ने एक नहीं बल्कि कई बार ऐसी हरकतें की जो शर्मनाक और अश्लील थी, जिसका उन्होंने विरोध भी किया, पर विश्वास नहीं माने। पटियाला हाउस कोर्ट में दी गई शिकायत में महिला का कहना था कि वो कुमार विश्वास के साथ लोकसभा चुनावों के दौरान जब वो अमेठी में चुनाव लड़ने गए थे, उस दौरान से ही जुड़ी थी और उसी दौरान से कुमार विश्वास ने उनके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया था। इससे पहले दिल्ली की सरोजनी नगर थाने की पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट देते हुए कहा था कि कुमार विश्वास के खिलाफ मामला नहीं बनता, क्योंकि ये घटना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं घटी है। कुमार विश्वास को इसी मामले में पहले दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी थी, लेकिन कोर्ट के कहने पर केस फिर से पलट गया है। अब बात उस बीजेपी नेता की जिन पर घोड़े की टांग तोड़ने का आरोप था, लेकिन इसमें भी कुछ मामला अलग लग रहा है। देहरादून में 2 दिन पहले बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के घोड़े की टांग टूटने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी बीजेपी विधायक ने साजिशन फंसाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर आरोप लगा था कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने डंडे से पुलिस के घोड़े की टांग तोड़ दी। आनन फानन में जोशी के खिलाफ पशुओं के खिलाफ हिंसा के कानून के तहत केस भी दर्ज करवाया गया। हालांकि जोशी कह रहे हैं कि उन्होंने डंडा जमीन पर पटककर घोड़े को डराया भर था, डंडा उसे मारा नहीं था। जोशी का दावा है कि घोड़े का पैर एक एंगल में फंस गया था, जिससे टूट गया। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है और विपक्षी बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर उसे घेर रही है। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी पर पलटवार करने का एक मुद्दा मिल गया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता विनोद सामरिया के लिए लखनऊ में पार्टी की रैली के लिए ट्रेन बुक करना बनी मुसीबत। रेलवे ने उन्हें नोटिस जारी कर पूरा भुगतान करने को कहा है। ये हैं बीजेपी के नेता विनोद सामरिया। 2014 में लखनऊ में पार्टी की चुनावी रैली में कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए उन्होंने ट्रेन की 19 बोगियां बुक करवाई थी। कुल खर्च करीब 30 लाख रुपया आया था। पार्टी ने करीब 18 लाख चुका दिए थे, लेकिन बाकी 12 लाख नहीं दिए थे। बिल चुकाने में पार्टी से मदद नहीं मिलने पर विनोद परेशान है और खुदकुशी की धमकी दे रहे हैं। मैं नेतृत्व से कहना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी पैसा जमा करें, जिससे मेरी मानसिक पीड़ा समाप्त हो और मुझे आत्मदान करने के लिए प्रेरित न करें। सामरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी मिल चुके हैं, लेकिन भुगतान करने के बदले उन्हें 2 साल से सिर्फ भरोसा ही दिया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के नाम पर यूपी के कौशाम्बी के डीएम की कार्रवाई पर सवाल। शौच कर रहे महिलाओं और बुजुर्गों की घेराबंदी करते नजर आए। ये है कौशाम्बी के डीएम अखंड प्रताप सिंह और उनकी टीम। इन्होंने खुले में शौच के खिलाफ जिले में अभियान छेड़ रखा है। गंदगी पर मिट्टी डलवाना और सीटी और ताली बजाकर और फूल लेकर समझाना तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की मौके पर फोटो और वीडियो बनाने की उनकी कार्रवाई पर उठ रहे हैं सवाल। डीएम साहब की नियत बेशक अच्छी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से मौके पर कार्रवाई कर रहे हैं वो सस्ती लोकप्रियता पाने की कवायद ज्यादा लगती है। गुमनामी बाबा के आखिरी बक्से के खुलने के साथ फिर पकड़ा अटकलों ने जोर। क्या गुमनामी बाबा ही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस? यूपी के फैजाबाद की ट्रेजरी में रखा गुमनामी बाबा का 26वां और आखिरी बक्सा खुला तो उसमें उनके बचपन की तस्वीर और फैमिली फोटो के अलावा रोलेक्स की 1 और ओमेगा की 2 वैसी ही घड़ियां निकली जैसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहना करते थे। 3 विदेशी सिगार
और जर्मनी की कपड़ा सिलने वाली सुई भी बक्से से निकली। 1945 में ताइवान हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की बात कही जाती है, लेकिन कईयों का मानना है कि हादसे में उनकी मौत नहीं हुई थी। सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात से पहले सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स डिनर के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज की मुलाकात हुई। टेबल पे सामने सरताज अजीज और सुषमा स्वराज एक साथ बैठी हैं और भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर और एजाज चौधरी एक टेबल पे बैठे हैं। ये साफ दिखाता है कि दोनों ही देशों के बीच अब बातचीत का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा। जाहिर सी बात है कि भारत चाहेगा कि पठानकोट हमले को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से कॉन्क्रीट मिले कि अभी तक की कार्रवाई क्या हुई है उसकी जानकारी दी जाए। हरियाणा के रोहतक में एक कबड्डी खिलाड़ी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें मंगलवार शाम रोहतक के रिठाल गांव की हैं। इस गांव का रहने वाला सुखविंदर जूनियर कबड्डी का नेशनल लेवल का खिलाड़ी था। सुखविंदर प्रैक्टिस कर अपने घर लौट रहा था, तभी स्कूटी पर सवार दो हमलावरों ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने से सुखविंदर जमीन पर गिरा तो स्कूटी पर सवार दूसरे हमलावर ने उसके माथे पर बेहद करीब से 2 गोलियां दाग दी। सुखविंदर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस केस दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर हत्यारों की तलाश में जुटी है। हालांकि अभी उसे कोई सफलता नहीं मिली है। एनसीआर में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उससे गैंगरेप का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 24 पर इसी होटल के सामने बीती रात एक लड़की को बरामद किया गया है। लड़की को नोएडा से अगवा किया गया था। आरोप है कि लड़की को फोन पर उसके जानकार सचिन ने ही बुलाया था और फिर अपने दोस्तों के साथ कार में अगवा कर उससे गैंगरेप किया। बाद में दोनों उसे हाईवे पर फेंक कर चले गए। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन इस तरह की घटना से यूपी की कानून व्यवस्था और पुलिस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और आइए अब रुख करते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर का। होली से पहले जनता को फिर महंगाई का झटका। महंगा हुआ डीजल पेट्रोल। रात 12 बजे से बढ़ेंगे दाम। पेट्रोल में 3 रुपए 7 पैसे और डीजल के दामों में 1 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर इजाफा किया गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल 59 रुपए 68 पैसे और डीजल 48 रुपए 33 पैसे मिलेगा। 19 फरवरी यानी बजट के दिन पेट्रोल 3 रुपए सस्ता हुआ था। हालांकि तब भी डीजल के दाम 1.5 रुपए बढ़ाए गए थे। लंदन के मशहूर तुसाद म्यूजियम में लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। तुसाद म्यूजियम की टीम ने पिछले महीने लिया था नाप। लंदन के तुसाद म्यूजियम में इन्हीं लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पुतला लगेगा। मदम तुसाद के कलाकार जब पिछले महीने दिल्ली आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कई मुलाकातें की, जिसमें से 3 से 4 कारीगरों ने पुतला बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के शरीर का नाप लिया था। मोदी के पुतले को क्रीम कलर के कुर्ते पजामे में हाथ जोड़े दिखाया जाएगा। इसका अनावरण अप्रैल में किया जाएगा। मोदी का ये पुतला लंदन मैडम तुसाद के साथ साथ सिंगापुर, बैंकॉक और हांगकांग में भी लगाया जाएगा। तुसाद म्यूजियम का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके प्रभाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। शाहिद अफरीदी की ताबड़तोड़ पारी की वजह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 55 रन से हराया। अगले मैच में भारत से भिड़ेगा पाकिस्तान। कोलकाता में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 201 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मोहम्मद हफीज ने 64 और अहमद शहजाद ने 52 रन की पारी खेली। इसके बाद कप्तान शाहिद अफरीदी ने 19 गेंदों में 49 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को 200 के आंकड़े के पार पहुंचाया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। पाकिस्तान का अगला मुकाबला 19 मार्च को भारत के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। इस मैच में अगर भारत हार जाता है तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। पहले मुकाबले में भारत न्यूजीलैंड से हार गया था।